नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका और साथ में हम देखेंगे न्यायिक समीक्षा। जैसे कि न्यायिक समीक्षा के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम विस्तार से यहाँ बात करेंगे। तो देखिए, जो न्यायिक सक्रियता है इसको बोला जाता है जुडिशरी एक्टिविज्म। उसके बाद देखें तो जनहित याचिका को बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो PIL। आपने सुना भी होगा, PIL जो है दाखिल कर देते हैं। पर मुख्य रूप से अगर देखें तो अपने खुद के जो फंडामेंटल राइट होते हैं उसके लिए ये जारी नहीं किए जाते, क्योंकि फंडामेंटल राइट के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है प्रावधान। रिट के संबंध में देखें तो फंडामेंटल राइट के संबंध में रिट दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संबंध में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं जारी किया जाता, किस लिए जारी किया जाता है इसको सामूहिक रूप से जहाँ भी आपको दिख रहा है कि अधिकारों का हनन हो रहा है या किसी का मतलब एक प्रकार से संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो उस स्थिति में PIL को जारी किया जाता है। तो PIL जो है न्यायिक सक्रियता का एक मुख्य अंग माना जाता है, और जो न्यायिक समीक्षा है वो भी इसका मुख्य अंग माना जाता है। तो इन दोनों के बारे में हम यहाँ जानेंगे, और ये दोनों कैटेगरी किसके अंतर्गत आती है? न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आती है। तो हम यहाँ देखिए, यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए चित्र आपके सामने दिख रहा है, इससे आप समझ जाओगे। जैसे गवर्नमेंट मतलब जो होती है हमारी, एक प्रकार से संविधान की बात कर लेते हैं। तो संविधान जो होता है भारत का, या फिर हम बोल सकते हैं लोकतंत्र के संचालन के लिए तीन मतलब यहाँ पे पिलर होते हैं, और एक चौथा होता है मीडिया। तीन पिलर कौन कौन से होते हैं? देखिए, लेजिस्लेटिव होता है जहाँ पे रूल और लॉ बनाए जाते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है जहाँ पे इनको एग्जीक्यूट करने का काम किया जाता है, परंतु एग्जीक्यूट करने के पहले ऊपर देखिए ये जुडिशरी होती है। तीसरे नंबर पर जो हम बोलें तो ये जुडिशरी होती है, जिसे हम बोलते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका कभी कभी इतनी एक्टिव हो जाए कि वो इन दोनों के देखिए ऐसे हाथ काट दे। अब हाथ कब काटेगी? हाथ काटने का मतलब होता है इनके द्वारा जो भी रूल और लॉ बनाए गए हैं और एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी काम किया जाता है, तो ये अगर संविधान के हित में नहीं है, या फिर जो नागरिक है उनके हित में नहीं है, या फिर वो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं, तो इनके जो पावर है एक प्रकार से इनके बीच में समय समय पर यहाँ पे जुडिशरी जो होती है एक्टिव हो जाती है। तो ज़्यादा ही एक्टिव हो जाना है उसको क्या बोला जाता है? जुडिशरी एक्टिविज्म बोला जाता है, यानी कि न्यायिक सक्रियता इसको बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब न्यायिक सक्रियता के हित में मतलब अगर देखें उसमें, तो उसके संबंध में यहाँ पर जनहित याचिका दायर की जाती है, और साथ में जो न्यायिक समीक्षा है जैसे जुडिशियल रिव्यू जिसे हम बोलते हैं, तो ये खास करके औजार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं न्यायपालिका के द्वारा। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? जनहित याचिका के बारे में। तो उसके पहले हम थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं बैकग्राउंड के संबंध में। जैसे मैंने बताया, जुडिशरी जो एक्टिविज्म है वो काफ़ी मतलब जुडिशरी समय समय पर जो है इन पर ज़्यादा निगरानी रखने लगती है। तो समझ जाइए आप कि जुडिशल एक्टिविज्म हो गया है। और जो भारतीय प्रस्तावना है, प्रस्तावना मतलब जो हमारा प्रियम्बल है, जिसके संबंध में हमने एक अलग से लेक्चर भी पढ़ा है, तो आप जानते होंगे उसके संबंध में। तो भारतीय प्रस्तावना में न्याय को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। न्याय तीन प्रकार के आपने देखा होगा, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आप देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो है उन तीनों न्याय के बारे में हमने पढ़ा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे कि हम बात करें DPSP की, तो DPSP की अगर बात करें तो उसमें भी सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य माना गया है। हालांकि ये जो है फॉलो करना नहीं करना ये राज्य के ऊपर है, नहीं किया जाता तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, या न्यायालय में प्रवर्तनीय इसको नहीं बोला जाता है, परंतु फंडामेंटल राइट में ये प्रवर्तनीय माना गया है। स्वतंत्रता के कई वर्ष बीतते गए, उसके बाद भी राज्य द्वारा आम जनता को न्याय उपलब्ध नहीं करवाया गया। ये DPSP के अंतर्गत जो लिखा था वो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका। सर्वोच्च न्यायालय ने जो अनुभव, एक प्रकार से अपना जो एक्सपीरियंस है, ये अपने अनुभव के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका सामाजिक न्याय का वादा पूरा करने में असमर्थ है, या फिर अनिच्छुक है, मतलब इच्छा नहीं है उसकी। तो न्याय का संरक्षक होने के नाते जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका कर्तव्य बनता था कि इन दोनों को उनके उत्तरदायित्व का वहन करने के लिए उत्प्रेरित करे। तो उसी को लेकर यहाँ हम देख सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म में आपको सामने नजर आता है। न्यायपालिका द्वारा न्याय संबंधी कार्यों के अतिरिक्त ऐसे भी कार्य करने लगे, मतलब जो न्यायपालिका है उसके द्वारा जो है अपना न्याय क्षेत्र के अलावा कुछ ऐसे कार्य भी किया जाने लगा जो मूल रूप से कार्यकारिणी द्वारा संपादित किया जाना था। अगर साधारण शब्दों में हम बोलें तो न्यायपालिका द्वारा कार्यकारिणी की शक्तियों का प्रयोग, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है उसकी शक्तियों का प्रयोग करना ही एक प्रकार से क्या कहलाएगा? जुडिशरी एक्टिविज्म कहलाएगा।
न्यायिक सक्रियता कार्यकारिणी की निष्क्रियता का एक प्रकार से स्वाभाविक परिणाम है। अगर ये दोनों निष्क्रिय हो जाए तो समझ लीजिए जुडिशियली एक्टिविज्म हो गई है, यानी कि जुडिशियल एक्टिव हो गई है, तो उसी को बोला जाता है न्यायिक सक्रियता। एक प्रकार से कार्यकारिणी की बढ़ती उदासीनता मतलब लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता तथा निष्क्रियता ने ही न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। इस प्रकार अगर बात करें हम न्यायिक सक्रियता की, तो इसके माध्यम से न्यायालय ने क्या किया है, आम जनता को न्याय और मूल अधिकार दिलाने के लिए एक उपकरण की भांति इसका प्रयोग किया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायिक सक्रियता मतलब जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये कहाँ से ली गई है, मतलब कहाँ विकसित हुई है, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा। ये जो है अमेरिका, यूएसए की जो है अवधारणा है और इससे हमने लिया है। और ये शब्दावली सबसे पहली बार जो है 1947 में जो एक व्यक्ति थे अमेरिका के एक व्यक्ति थे, आप नाम याद रख सकते हैं, सेल सिंगर जूनियर एक अमेरिकी इतिहासकार थे और शिक्षक थे। इनके द्वारा प्रयुक्त की गई थी ये शब्दावली सबसे पहले, जिसे बोलते हैं हम न्यायिक सक्रियता। और भारत की अगर बात करें तो भारत में हमको ये देखने को मिली 1970 में सबसे पहले, ठीक है। इसके मध्य हम देख सकते हैं और किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, एक न्यायमूर्ति थे जिनका नाम था BR कृष्ण अय्यर, इनके द्वारा ये प्रयोग किया गया था। अब इनके साथ में और दो व्यक्ति थे जिनका नाम था, तीन व्यक्ति कौन कौन से थे, एक तो थे PN भगवती, नेक्स्ट थे O चिनप्पा रेड्डी और तीसरे थे DA देसाई। मतलब BR कृष्ण अय्यर, उसके बाद PN भगवती, O चिनप्पा रेड्डी और DA देसाई। तो ये चारों व्यक्तियों के द्वारा यहाँ 1970 के दशक में इनके द्वारा जो है न्यायिक सक्रियता की नींव रखी गई थी। तो आपको याद रखना है ये। और न्यायिक सक्रियता मतलब हमने समझ गया क्या है ये। न्यायिक सक्रियता का आशय होता है नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका के द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से होता है। जैसे अगर बात करें हम न्यायपालिका, तो न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंग जैसे लेजिस्लेटिव होता है और एक एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब विधायिका और कार्यपालिका, अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य करना, इसके द्वारा न्यायिक सक्रियता आती है। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का न्यायिक संयम के बिल्कुल विपरीत है। जैसे मान लीजिए जो न्यायिक संयम है, न्यायिक संयम का मतलब क्या होता है, जब न्यायपालिका अपने संयम या धैर्य के साथ काम करे, मतलब इन दोनों को अपने काम करने देने लगे, परंतु ये दोनों लापरवाही करने लगे तो न्यायिक संयम क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो उस समय न्यायिक सक्रियता सामने निकल कर आती है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से जुड़ी हुई है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। और यह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता है एक प्रकार से देखा जाए तो, जिसके कारण जनहित याचिकाओं की संख्या बढ़ी है। अब देखिए न्यायिक सक्रियता अगर एक्टिव है, मतलब न्यायपालिका एक्टिव है कि जो नागरिक है उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा, तो वो सामने निकल कर आ रहा है कि भाई हमको पता चले कि किस किस के अधिकारों या कौन कौन सी चीज़ों का जो है दुरुपयोग हो रहा है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो लोगों के द्वारा जनहित याचिका जारी की जाती है। अगर यहाँ पे न्यायपालिका सक्रिय नहीं रहती तो जनहित याचिका डाली जाती कि नहीं डाली जाती। तो PIL जो है एक प्रकार से न्यायिक सक्रियता के ही परिणाम है, ताकि जो है लोग बाग जो है PIL जारी कर सके और उनकी संख्या में काफ़ी बढ़ावा देखने को मिल रहा है। तो देखिए PIL न्यायिक सक्रियता का परिणाम हम बोल सकते हैं। वास्तव में जो PIL है या जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप इसको माना जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जनहित याचिका के बारे में देखेंगे। उसके पहले जो डॉक्टर BL बधेरा थे, इसके अनुसार अगर देखें तो न्यायिक सक्रियता एक प्रकार से देख सकते हैं हम जो उत्तरदायी सरकार है उस समय अगर देखें तो लगभग भ्रष्ट हो जाती है। देखिए अगर जो उत्तरदायी सरकार है, मान लीजिए लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव होती है, वो अगर भ्रष्ट हो जाती है, अपने पद से भ्रष्ट हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं अपने कर्तव्यों को नहीं करती है सही ढंग से, जब सरकार की शाखाएं विधायिका एवं कार्यपालिका अपने जो कार्य है उसका निष्पादन नहीं कर पाती है, तो परिणाम स्वरूप जो है संविधान तथा लोकतंत्र में नागरिकों का भरोसा टूटता है। तो उसी के संबंध में जो जनता है वो पीड़ित होती है और वो आगे निकल कर आती है। इसी के संबंध में देखें, और न्यायिक उत्साह अर्थात जो न्यायाधीश भी होते हैं, न्यायाधीश बदलते समय के समाज सुधार में भागीदार बनना चाहते हैं। इससे जनहित याचिका मतलब जो PIL होती है उसको हस्तक्षेप के अधिकार के तहत प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, कानूनों का अभाव होता है तो वहाँ भी हमको ये जो है एक प्रकार से न्यायिक सक्रियता देखने को मिलती है। चलिए अब देख लेते हैं हम जनहित याचिका के बारे में देखते हैं। जनहित याचिका क्या होती है? PIL जिसे हम बोलते हैं, मतलब ये जो है
किसी भी नागरिक के द्वारा, जैसे मान लीजिए मेरे द्वारा, पर मेरे पर्सनल के लिए नहीं, ये किसी दूसरे के अधिकारों या फिर सामूहिक रूप से अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके संबंध में PIL डाली जा सकती है। तो जनहित याचिका जो है न्यायिक सक्रियता की अवधारणा के अंतर्गत ही मतलब एक प्रकार से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनहित याचिका, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे, देखिए जो जनहित याचिका है उसमें सामान्यतः है हम देखें तो न्यायिक सक्रियता से जनहित याचिका जो होती है जनहित विवादों का ही बोध किया जा सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। भारत में जनहित याचिका को लोकप्रिय बनाने का श्रेय हमने देखा था जो PN भगवती, मतलब जो न्यायिक सक्रियता के संबंध में देख सकते हैं, PN भगवती, BR कृष्ण अय्यर, O चिन्नप्पा रेड्डी, DA एक प्रकार से DA देसाई, ये चारों व्यक्तियों का एक प्रकार से विशेष योगदान यहाँ पे है इसकी नींव रखने में। संविधान न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक बनाता है और आर्टिकल नंबर 32 की अगर बात करें तो इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। किंतु न्यायपालिका ने लगभग 30 वर्षों तक अपनी शक्तियों का सीमित रूप से प्रयोग किया और स्वयं अपने ऊपर ऐसी सीमाएं आरोपित की जिसके कारण आम जनता के लिए न्यायालय है उस तक पहुंचना मुश्किल था। तो इसी के तहत अगर देखें तो 30 वर्षों तक तो ये न्याय मिलना काफ़ी कठिन था, परंतु 30 वर्षों के पश्चात, जब से संविधान लागू हुआ उसके 30 वर्षों के पश्चात न्यायपालिका ने अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए परंपरागत जो नियम थे उसको सरल बनाया और न्याय को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो इसी के तहत हम देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकारिता के नियम को एक प्रकार से शिथिल रूप प्रदान किया गया। कैसे? जो जुडिशरी है यानी कि न्यायालय है, न्यायालय द्वारा अधिकारिता के नियम को एक प्रकार से शिथिल बनाया गया है, जिसे हम बोलें अगर बात करें हम तो सुनवाई का नियम। सुनवाई मतलब न्यायालय में कोई केस गया तो उसकी सुनवाई, मतलब उसके मामले को यहाँ निपटाना, उसको सुनवाई बोला जाता है। अर्थात पहले न्यायालय में केवल वही व्यक्ति मुकदमा कर सकता था जिसके अधिकारों का हनन हुआ, किंतु न्यायपालिका ने इस परंपरागत नियम को बदला और यह माना कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी सामाजिक हित से जुड़े मामले को न्यायालय में उठा सकता है। मतलब इसका अर्थ हम बोल सकते हैं कि न्याय का स्वरूप पहले व्यक्तिगत था परंतु अब सामाजिक हो गया और वो सामाजिक रूप ही निकल कर आया है PIL के रूप में। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब पब्लिक के हित में अगर कोई याचिका दायर की जा रही है उसे जनहित याचिका बोला जाता है। दूसरी चीज अगर बोल सकते हैं हम पीड़ित पक्ष के प्रमाण की बात करें तो पीड़ित पक्ष को स्वयं प्रमाण जुटाकर न्यायालय में यह सिद्ध करना होता था कि उसके किसी अधिकार का हनन हुआ है, किंतु बाद में न्यायालय के द्वारा इसको और शिथिल कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी उदारता को जारी रखते हुए, उदारता को अपनाते हुए इस नियम को शिथिल बनाया तथा माना कि यदि पीड़ित व्यक्ति प्रमाण जुटाने में समर्थ नहीं है तो न्यायालय स्वयं आगे आकर उसकी मदद करेगा। मतलब यहाँ पे अगर पीड़ित व्यक्ति प्रमाण नहीं जुटा पा रहा है तो जुडिशरी खुद सामने निकल कर आएगी उसकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद प्रारूप और औपचारिकता की अगर बात करें तो जो न्यायालय है, न्यायालय में कोई याचिका देने के लिए उसका निर्धारित प्रारूप और जो निश्चित औपचारिकता थी वो देनी होती थी, परंतु न्यायालय ने फिर से इस नियम में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया और पीड़ित पक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार के आवेदन को याचिका के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। और यहाँ तक कि न्यायालय ने माना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा भेजा गया जो पोस्ट कार्ड है वो भी एक प्रकार से याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो ये भी हम बोल सकते हैं पहले निश्चित प्रारूप और औपचारिकता थी पर बाद में इसको शिथिल करके नॉर्मली इसको स्वीकार किया जाने लगा। नेक्स्ट हम बात करें संज्ञान में लेना का मतलब होता है, मतलब उसको मामले को सही मतलब एक प्रकार से एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे लेना। तो पहले न्यायालय के द्वारा ये एक प्रकार से मामले को तब संज्ञान में लिया जाता था, तब तक संज्ञान में नहीं लिया जाता था जब तक कि कोई मामला औपचारिक रूप से उसके सामने न लाया गया हो। किंतु बाद में जब न्यायिक सक्रियता आई तो न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायालय ने इस नियम को तोड़ा और कई मामले में स्वयं संज्ञान लेने लगा। कुल मिलाकर अगर बात करें हम तो समाज के शोषित और जो उपेक्षित और निर्धन, निरक्षर तथा असहाय लोग रहते हैं उनके साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय के लिए उनके निराकरण के लिए न्यायपालिका ने जनहित वाद को मान्यता देकर सामाजिक न्याय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो इस प्रकार अगर देखें तो जनहित याचिका के संबंध में ये देखने को मिलता है। इसके बाद हम देख सकते हैं हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे, देखिए संविधान की व्याख्या, व्यापक व्याख्या से संबंधित इसका जो है पावर देख सकते हैं हम। तो बहुत पिछले कई वर्षों से अगर बात करें हम तो पिछले कई वर्षों से न्यायालय द्वारा संविधान की कई तरीके से मौलिक व्याख्याएं की गई है, कई तरीके से मतलब अलग अलग जो डायमेंशन है उससे जो है इसकी मौलिक व्याख्याएं की गई है। इसके बाद अगर देखें हम यहाँ पे तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो मौलिक व्याख्या है उससे संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों ने इतना व्यापक अर्थ ग्रहण किया कि कार्यकारिणी को कार्य करने हेतु बाधा
यहाँ पे दी है, यानी कि बाधा उत्पन्न होने लगी। जैसे मान लीजिए हम बात करें अनुच्छेद नंबर 21 की, तो अनुच्छेद नंबर 21 में जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत, यानी कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत हम बोल सकते हैं शिक्षा का अधिकार भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। काम करने का अधिकार, एकांत मतलब अकेले रहने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये एक प्रकार से कार्यपालिका के लिए बाधा उत्पन्न होने लगी है। तो ये व्यापक व्याख्या यहाँ पे संविधान मतलब जो है न्यायपालिका के द्वारा संविधान की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट देख सकते हैं, कार्यपालिका में सीधे हस्तक्षेप के द्वारा जो है न्यायालय के द्वारा यहाँ से कदम उठाए जाते हैं। तो न्यायिक सक्रियता के रूप में न्यायालय द्वारा कई बार कार्यपालिका के कार्यों में सीधे हस्तक्षेप किया गया है। उदाहरण के लिए अगर देखें, जैसे चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड मतलब होता है बच्चे, ठीक है। साथ में हम देख सकते हैं जो महिलाएं होती है, बच्चे होते हैं, महिलाएं होती है, जेल में विचाराधीन कैदी होते हैं, आदि के मामले में कार्यपालिका को सीधे निर्देश दिए गए हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं कार्यपालिका के कार्य में सीधे हस्तक्षेप न्यायपालिका के द्वारा किया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए न्यायिक सक्रियता की आलोचना भी की जाती है, तो वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। न्यायिक सक्रियता की आलोचना क्यों की जाती है? भारत में न्यायिक सक्रियता ने जो है कार्यकारिणी के क्षेत्राधिकार में जिस तरह हस्तक्षेप किया है, कई जो विचारक होते हैं, विचारक मतलब जो संविधान को जानने वाले होते हैं, उनके द्वारा समय समय पर इसकी काफ़ी आलोचना की गई है। जैसे सबसे पहले देखें तो जो शासन है, मतलब शासन के जो 3 अंग है, एक लेजिस्लेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है और एक जुडिशरी होता है। तो ये 3 अंग हमको देखने को मिलते हैं शासन के, ठीक है। जैसे विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका में हस्तक्षेप जो है शासन के 3 अंग के बीच, 3 अंग मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में संतुलन समाप्त कर देता है, जिससे उनमें पारस्परिक सहयोग के स्थान पर निरंतर टकराव और विरोध की स्थिति देखने को मिलती है। 3 अंगों के बीच संतुलन संविधान का मूल ढांचा होता है, मतलब इनका संतुलन बनाए रखना भी एक प्रकार से क्या है, संविधान का मूल ढांचा है। परंतु न्यायिक सक्रियता के कारण आलोचकों का कहना है कि इनमें संतुलन समाप्त हो गया है और टकराहट की स्थिति उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट देखते हैं प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप। तो यहाँ हम देख सकते हैं न्यायपालिका का जनहित बात के नाम पर नीति विषयक तथा साधारण प्रकार के जो प्रशासकीय मामले होते हैं उसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। यदि इसी तरह न्यायपालिका छोटे छोटे जो मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करती रही तो जल्द ही उसके निर्देशों का महत्व समाप्त हो जाएगा। मतलब अभी जितना हस्तक्षेप कर रही है, धीरे धीरे जो न्याय कार्यपालिका है वो उसके जो निर्देश है उसके महत्व को कम कर देगा। नेक्स्ट हम बात करें, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका पर मुकदमा का जो भार होता है वो काफ़ी बढ़ गया है। मतलब अधिकारिता के नियम को अत्यधिक यहाँ पर शिथिल कर दिया गया है, तो इसके कारण इसका जो भार है काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पे काफ़ी केस देखने को मिलते हैं और कुछ केस तो ऐसे होते हैं कि व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब तक उनको सॉल्व नहीं किया जाता, वो न्यायालय में अटके पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये देखने को मिलता है, ये आलोचकों के द्वारा आलोचना की गई है। इसके बाद हम देखें तो हमको व्यवहारिक कठिनाई भी देखने को मिलती है। कई बार जो है न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के नाम पर निर्णय तो दे देती है, किंतु वह इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती कि किसी निर्णय को कार्यान्वित करने में व्यवहारिक कठिनाई क्या है। तो ये निर्धारित करना यहाँ पर कठिन हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता जो है, न्यायिक सक्रियता के विरुद्ध उठाई गई जो आपत्ति है कुछ हद तक सत्य मानी गई है। मतलब पूरी हम इसको सत्य नहीं बोल सकते, कुछ हद तक सत्य मानी गई है, किंतु इस बात से इनकार कभी नहीं किया जा सकता कि जनहित जो बात प्रणाली है या फिर हम बोल सकते हैं PIL या अन्य जो न्यायिक सक्रियता के औजार है उसने एक प्रकार से सामाजिक न्याय स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है और समाज के वे लोग जो निर्धन थे, अशिक्षित थे, एक प्रकार से अज्ञान थे, पिछड़े वर्ग के रूप में एक प्रकार से अन्याय का शिकार हो रहे थे, तो उन्हें जनहित याचिका के माध्यम से न्याय प्राप्त हो सका है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जैसे हम बात करें DPSP, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि न्याय योग्य नहीं है उन्हें जनहित बात के माध्यम से न्यायपालिका ने लागू करने का प्रयास भी किया है। किंतु जो न्यायपालिका है उसकी इस अति सक्रियता मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म में हम बोल सकते हैं, उसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस संदर्भ में न्यायपालिका को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मतलब ना तो ज़्यादा यहाँ पे जो है सक्रिय होना चाहिए, ना तो ज़्यादा उदासीन होना चाहिए। तो दोनों यहाँ पे बैलेंस बनाकर चलने का काम बोला गया है किसको, मतलब एक प्रकार से न्यायपालिका को। अब यहाँ देखिए, जैसे हमने बात करें किसकी, न्यायिक सक्रियता की, और जो PIL उसकी भी बात करें तो PIL के संबंध में थोड़ी सी डिटेल और जान लेते हैं यहाँ पे। जैसे PIL की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो PIL तो किसी सामाजिक हित में पहले जो है फंडामेंटल राइट का हनन होता था, किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता था 32 के आधार पर, परंतु बाद में इसको शिथिल कर दिया गया और यहाँ पर सामाजिक हित में भी इसको जारी कर दिया गया। तो इसकी अवधारणा भी हमको कहाँ से मिली है, USA से मिली है।
ठीक है। 1960 के दशक में इसकी उत्पत्ति हुई और कहाँ पे, अमेरिका में। और भारत में जनहित याचिका की अगर बात करें तो जनहित याचिका को भारत में जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, भारत में इसकी शुरुआत जो है 1980 के दशक में, इसके मध्य हम देख सकते हैं, मतलब न्यायिक सक्रियता के एक अंग के रूप में इसकी पीआईएल की उत्पत्ति हुई है। इसे मुख्य रूप से हम 2-3 चीज़ें और बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग नाम से इसको पुकारा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो पीआईएल है, पीआईएल को SAL भी बोला जाता है। SAL का मतलब होता है सामाजिक क्रिया याचिका, मतलब सोशल एक्शन लिटिगेशन इसको बोला जाता है। साथ में इसको SIL भी बोला जाता है। SIL मतलब सामाजिक हित याचिका, जिसे हम सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोलते हैं। तीसरी चीज़, इसको CAL भी बोला जाता है। CAL मतलब क्लास एक्शन लिटिगेशन, मतलब होता है वर्गीय क्रिया याचिका। 3 नाम से इसको पुकारा जा सकता है PIL को। और PIL के संबंध में हमने देखे थे, मतलब PIL का मतलब क्या होता है, जो एक प्रकार से इसकी शुरुआत है पारंपरिक अधिकारिता के शासन एवं नियमों में रियायत से शुरू हुई है। इस कानून के अनुसार केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता था जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। परंतु PIL की अगर बात करें तो PIL में क्या होता था, नियम कानून के उत्पाद, मतलब एक प्रकार से पारंपरिक नियम जो है उसके विरुद्ध इसको माना गया, मतलब एक प्रकार से उसको अपग्रेड कर दिया गया है। तो PIL यानी जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जन भावना या जनहित से संबंधित कोई भी व्यक्ति या समाज संगठन किसी भी व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय में जा सकता है। तो इसी को हम बोल सकते हैं PIL। ठीक है। व्यक्ति अगर देखें, जो सारी चीज़ यहाँ पे सामाजिक हित में जा सकता है, परंतु व्यक्ति समूह निर्धनता, अज्ञानता तथा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय के उपचार में नहीं जा सकता, परंतु सामाजिक हित में जा सकता है। और PIL एक प्रकार से कानून के शासन की रक्षा के संबंध में हम देख सकते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की न्याय और प्रभावकारी पहुँच बनाना यहाँ पे सिद्ध होता है। मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप में प्राप्त करना, ये भी यहाँ देख सकते हैं। इसके संबंध में बहुत सारे हम देख सकते हैं PIL के संबंध में, जैसे जो बंधुआ श्रमिक से संबंधित जो मामले होते हैं वो भी यहाँ पर जनहित याचिका में जा सकते हैं। उपेक्षित बच्चे हैं, किसी शिकार से है, मतलब कि बच्चों का जो है शोषण किया जा रहा है, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, तो वो उससे संबंधित भी यहाँ केस न्यायालय में जा सकते हैं जनहित याचिका के संबंध में। बहुत सारी चीज़ हमको देख सकते हैं, जैसे कुछ और हमको देखने को मिलेंगे, जैसे मकान मालिक का जो है, मकान मालिक का किराएदार के जो मामले होते हैं वो भी यहाँ पर जा सकते हैं। पेंशन से संबंधित मामले हो सकते हैं, केंद्र राज्य सरकार के विभागों से संबंधित मामले, मेडिकल तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों से संबंधित मामले, जल्दी अगर सुनवाई से संबंधित जो उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल जो याचिका है वो भी इस संबंध में हमको देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ हमने जो है जनहित याचिका के संबंध में देखा है। अब यहाँ हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमको जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा को हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। अब न्यायिक समीक्षा की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है, जैसे कानून बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है किसके द्वारा, न्याय, मतलब एक प्रकार से जो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे जो लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, उसके बाद है एग्जीक्यूटिव, उसके बाद है जुडिशरी। तो देखिए लेजिस्लेटिव के द्वारा लॉ बनाया गया है, कानून जो भी, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। परंतु एग्जीक्यूट करने के पहले बीच में जो है कौन हस्तक्षेप करता है, जुडिशरी हस्तक्षेप करता है। तो इसी को एक प्रकार से ये सक्रिय हो गए, यानी कि सक्रिय हो गए, तो ये न्यायिक समीक्षा निकल कर आता है, यानी कि जुडिशरी रिव्यू। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं न्यायिक समीक्षा को हम क्या बोलेंगे, जुडिशरी के द्वारा समय समय पर जो लॉ बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा, उसको चेक एंड बैलेंस करने का काम किया जाता है। और अगर चेक एंड बैलेंस करने के पश्चात वो असंवैधान के विरुद्ध माना जाता है या नीतियों को फॉलो नहीं करता है, तो उसको असंवैधानिक घोषित करने का काम भी किसका होता है, असंवैधानिक घोषित करने का काम होता है किसका, न्यायालय का। ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। तो हम बोल सकते हैं न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियम तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति हम बोल सकते हैं, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों पर लागू होती है। अब परीक्षण के उपरांत यदि पाया जाता है कि संविधान का उल्लंघन होता है, तो उन्हें अवैध और असंवैधानिक या अमान्य घोषित करने की शक्ति जो होती है न्यायपालिका की होती है, सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। इसके अलावा हम यहाँ बात करें, देखिए इसकी जो है मतलब कुछ चीज़ें यहाँ देखें, जैसे न्यायिक जो न्यायमूर्ति है सैयद शाह मोहम्मद कादरी जो है, इनके द्वारा जो है न्यायिक समीक्षा को कुछ अलग अलग वर्गों में यहाँ वर्गीकृत किया गया है, जैसे संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, इसके अलावा संसद में विधेयकों द्वारा पारित कानूनों एवं जो अधीनस्थ कानून है उनकी समीक्षा,
संघ मतलब जो भारत है, और राज्य एवं राज्य के अधीन जो प्राधिकारी अथॉरिटी है उसके द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा। इनको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी के द्वारा। इसके बाद हम देख सकते हैं जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी उत्पत्ति। देखिए जो हमने देखे थे जुडिशियल एक्टिविज्म में, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? सबसे पहले यूएसए में। तो इन सभी की जो है उनको अधिकृत किया गया है कहाँ से? यूएसए के द्वारा। और इसका जो प्रतिपादन है, मतलब एक प्रकार से प्रतिपादन पहली बार एक जो थे मारबारी बनाम मेडिसिन, मारबारी बनाम मेडिसन 1803, इसके जटिल मुद्दों में जॉन मार्शल के द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा, जो कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, उस समय ये अमेरिका की बात की जा रही, तो उनके द्वारा प्रतिपादन ये पहली बार किया गया था। तो आपको याद रखना है यूएसए में मारबारी बनाम मेडिसिन 1803 जॉन मार्शल के द्वारा ये सबसे पहले प्रतिपादित की, कहाँ पे? यूएसए में। उसके बाद भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो भारत में हमको जो है एक प्रकार से जो संविधान है, भारत में संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत ये देखने को मिलता है हमको कभी कभी। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूल विशेषता है, यानी कि हम बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है। और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट 1973 में केशवानंद भारती के द्वारा दिया गया था। और बोला गया था कि आप कितना भी तोड़फोड़ करो परंतु बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं किया जाना है। तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं किया जाना, यानी कि ना तो फंडामेंटल राइट हटाए जाएंगे, ना तो जो आपकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है इसकी न्यायपालिका की, तो वो हटाई जा सकती, किसी प्रकार से यहाँ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो संविधान में जो मूलभूत ढांचा है उसका एक प्रकार से एकत्व है, इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा ना तो कटौती की जा सकती है और ना ही उसे हटाया जा सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया है। जैसे हम बात करें गोलकनाथ मामला की अगर बात करें 1967 में, जिसके अंतर्गत हमने देखे थे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1967 में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला दूसरा आया 1970 में। फिर देखें प्रीवी स्पर्श होते हैं उनका उन्मूलन का मामला आया 1971 में, केशवानंद भारती जो कि हमने बात की 1973 में, और मिनर्वा मिल्स आया 1980 में। इन सभी में हम देख सकते हैं समय समय पर जो है जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग किया गया, किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। और 2015 की अगर बात करें, 2015 में आपको एक संशोधन देखने को मिलता है 99वां संविधान संशोधन। ये 2014 का अधिनियम था परंतु 2015 में ये संशोधन हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे एनजेसी का गठन किया गया था। एनजेसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बोला जाता है। तो इसको भी एक प्रकार से चेक एंड बैलेंस करने का काम किया था और इसको नल एंड वॉइड यानी कि असंवैधानिक घोषित करार दिया गया था न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक समीक्षा के तौर पर। इसके बाद हम देखें न्यायिक समीक्षा के कुछ महत्व देखने को मिलते हैं। महत्व मतलब इसकी इंपॉर्टेंस देखने को हमको मिलती है। तो न्यायिक समीक्षा की इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ देखिए संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने में काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। संघीय संतुलन मतलब जो संघ है और प्लस उसके 28 राज्य है और साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी का एक प्रकार से संतुलन बनाए रखने में न्यायिक समीक्षा काफ़ी वो है महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। उसके बाद हम देखें नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा, फंडामेंटल राइट का हनन करने से रोकता है। जैसे आर्टिकल नंबर 13 में जुडिशियल रिव्यू है, तो यहाँ पे 13 में बोला गया है कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो कि फंडामेंटल राइट का हनन करती हो या फंडामेंटल राइट से असंगत हो। तो यहाँ हम बोल सकते हैं नागरिकों के मूल अधिकारों का यहाँ पे हनन होने से रोकता है न्यायिक समीक्षा। इसके अलावा कुछ प्रावधान हमको देखने को मिलते हैं न्यायिक समीक्षा के संबंध में, संवैधानिक प्रावधान जो कि हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। यानी संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं हुआ है। तब भी किन्हीं अनुच्छेद मतलब जो बहुत सारे अनुच्छेद हमको देखें तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की जाती है। तो आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 13 बोलता है कि यहाँ सभी कानून जो कि एक प्रकार से फंडामेंटल राइट की संगति में रहे, मतलब इनके जो भी कानून बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो कैसे हो? फंडामेंटल राइट के संगत हो। अगर किसी प्रकार से असंगत माने जाते हैं तो उनको एक प्रकार से निरस्त किया जा सकता है। ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 13 में। अगर 368 के तहत संशोधन किया जा रहा है तो वो 13 के अंतर्गत नहीं आएगा, परंतु 368 में भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट को हटाने योग्य हो, तो वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की बात की गई है आर्टिकल नंबर 13 में। अब आर्टिकल नंबर 32 क्या बोलता है? ये आपने विस्तार से पढ़े हैं।
तो ये मौलिक अधिकारों का गारंटर माना जाता है, यानी कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको बोला जाता है, या फिर डॉक्टर इसको बोला जाता है संविधान के एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट यहाँ पे जारी करने का आदेश दिया गया है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, ये सब आप देख सकते हैं उसमें। उसके बाद आर्टिकल नंबर 131 क्या बोलता है, केंद्र और राज्य, मतलब जो केंद्र है और प्लस राज्य है, केंद्र मतलब हमारा भारत और राज्य मतलब 28 राज्य, तो इनके मध्य जो अंतर्राज्यीय जो विवाद होते हैं विवाद, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है आर्टिकल नंबर 131। ये भी एक प्रकार से न्यायिक समीक्षा का एक अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। फिर 132 ये होता है जो एक प्रकार से अगर देखें तो संवैधानिक जो मामले होते हैं, संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। अपील करने, अपीलीय मतलब जो निचले न्यायालय होते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है जो निचले न्यायालय होते हैं उनके संबंध में जो भी आदेश या फिर जो केस सॉल्व किया गया है उसका जो अपील है वो उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। फिर हम देखें अनुच्छेद नंबर 133 क्या बोलता है, जो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले मतलब दीवानी जो मामले होते हैं, सिविल मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, यहाँ पे सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। फिर 134 क्या बोलता है, अगर क्रिमिनल मामलों की बात करें यानी कि आपराधिक मामलों की अगर बात करें तो आपराधिक मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, तो 3 अनुच्छेद हमने देखे अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। साथ में अनुच्छेद नंबर 134 का ए क्या बोलता है, ये हाईकोर्ट की बात करता है। तो उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट मतलब हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित ये मामला हमको देखने को मिलता है, मतलब ये अनुच्छेद। फिर अनुच्छेद नंबर 135 क्या बोलता है, अनुच्छेद नंबर 135 के अंतर्गत हम देख सकते हैं न्यायालय को किसी भी संविधान पूर्व के कानून के अंतर्गत जो संघीय न्यायालय के क्षेत्र है एवं शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। तो जो संघीय न्यायालय है जो कि एक प्रकार से 130 मतलब 1937 में इसको शुरू किया गया था संघीय न्यायालय को, और बाद में 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट सामने आया। तो इसके पहले भी संघीय न्यायालय के रूप में जो है इनके मामले यहाँ पे देखे जा सकते हैं, क्षेत्राधिकार एवं शक्ति, अनुच्छेद नंबर 135 में। अनुच्छेद नंबर 136 क्या बोलता है, किसी भी न्यायालय तथा जो न्यायाधिकरण होता है, ट्रिब्यूनल होते हैं, उसकी अपील के लिए विशेष अवकाश प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है सैन्य न्यायाधिकरण एवं कोर्ट मार्शल को छोड़कर। तो देखिए, जो कोई भी न्यायालय होता है, कोई भी कोर्ट होता है और जो कोई भी ट्रिब्यूनल होता है, उसके संबंध में विशेष अवकाश प्रदान करने के अधिकार 136 में दिया गया है। फिर 143 की अगर बात करें तो 143 में जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को कानून संबंधी किसी प्रश्न के तथ्य पर अथवा किसी संविधान पूर्व के विधिक मामलों के संबंध में यहाँ पे राय मांगने को अधिकृत करता है, यहाँ पे 143 में। फिर मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट से। फिर अगर बात करें हम तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 226। तो 226 में हाई कोर्ट की बात की जा रही। हाई कोर्ट 226 में क्या कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट के हनन के संबंध में। इसके बाद हम देखें अनुच्छेद नंबर 227। तो अनुच्छेद नंबर 227 क्या बोलता है, ये सर्वोच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार मतलब सुप्रीम कोर्ट है, अपने क्षेत्राधिकार जो है क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सभी न्यायालय एवं न्यायाधिकरण के अधीक्षण, हमने देखे थे इसकी शक्ति, अधीक्षण एवं निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को, जो अधीनस्थ न्यायालय उनकी। फिर अनुच्छेद नंबर 243 का बोलता है जो संसद होती है और साथ में राज्य विधान मंडल, इसके द्वारा जो भी लॉ बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उसकी क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित ये हमको अनुच्छेद देखने को मिलता है। फिर अनुच्छेद नंबर 246 की अगर बात करें हम तो अनुच्छेद नंबर 246 का बोलता है ये भी एक प्रकार से संसद और प्लस राज्य विधानमंडल, इसके द्वारा जो भी कानून निर्मित किए जाते हैं उसकी विषय वस्तु से संबंधित होता है, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित ये अनुच्छेद हमको देखने को मिलता है। फिर अनुच्छेद नंबर 251 एवं 254 की अगर बात करें तो जो केंद्रीय कानून हमको देखने को मिलता है, केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून के बीच में जो टकराव होता है, ठीक है, केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून के बीच में यहाँ पे टकराव की स्थिति होती है, तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून के ऊपर बना रहेगा और
राज्य कानून निरस्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये बात की गई है कि अगर दोनों में टकराव होता है तो केंद्रीय कानून को प्रभावकारी माना जाता है। इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए अनुच्छेद नंबर 372 क्या बोलता है, संविधान पूर्व के जो कानून है, संविधान के पूर्व के जो कानून है उसकी निरंतरता से संबंधित ये देखने को मिलता है। तो ये हमने देखे कुछ अनुच्छेद समीक्षा, न्यायिक समीक्षा से संबंधित हमको देखने को मिले। अब न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र हम देख लेते हैं। तो किसी विधायी अधिनियमन या फिर हम बोल सकते हैं कार्यपालिकीय आदेश के संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में विभिन्न आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। तो वो आधार क्या है, जैसे फंडामेंटल राइट का मामला है तो यहाँ पे न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उल्लंघन किया जा सकता है इसका। या फिर हम बोल सकते हैं यह उस प्राधिकारी की क्षमता से बाहर है का है जिसने इसे बनाया है, मतलब जो व्यक्ति ने इसको बनाया है उससे ये बाहर माना जाता है। फिर उसके बाद देखें तो भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में थोड़ा सीमित माना जाता है, मतलब वहाँ काफ़ी पावरफुल है, जबकि अमेरिका संविधान अपने किसी भी प्रावधान में न्यायिक समीक्षा के विषय क्षेत्र में कुछ नहीं करता। इसके अलावा हम देखें यूएसए में ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अमेरिका जो संविधान है उसमें कानून की समुचित प्रक्रिया को कानून द्वारा स्थापित पद्धति के ऊपर एक प्रकार से वैल्यू दी जाती है, जो कि भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। दोनों के बीच में अंतर है, कानून की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में कहीं बहुत अधिक संभावना देती है। इसके अलावा हम बात करें 9वीं अनुसूची की, 9वीं अनुसूची क्या बोलती है, 9वीं अनुसूची बोलती है कि जो भूमि संबंधी, यानी कि हम बात करें अनुच्छेद नंबर 31 का बी, अनुच्छेद नंबर 31 का जो बी है या बा है वो 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमन या विनियमन की जो किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है उसके आधार पर चुनौती देने व अवैध ठहराने से रक्षा करता है, ठीक है। और अनुच्छेद नंबर जो 31 बी है उसमें तथा जो 9वीं अनुसूची है उसको पहले संविधान का संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है न्यायिक समीक्षा के संबंध में। तो हमने यहाँ देखिए 3 चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस किए, जिसके अंतर्गत जो है जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता की बात करें तो न्यायिक सक्रियता के औजार के रूप में हमने देखे हैं जनहित याचिका और जुडिशियल रिव्यू। तो देखिए न्यायिक सक्रियता क्या होती है वो हमने सारी चीज़ यहाँ देख लिए, और उसी के संबंध में PIL और साथ में हमने देखे थे क्या, PIL मतलब जनहित याचिका, जनहित याचिका के संबंध में देखें, उसके बाद न्यायिक सक्रियता की आलोचना और साथ में न्यायिक समीक्षा है यानी कि जुडिशियल रिव्यू उसके बारे में देखा। तो ये कंप्लीट हमारे यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित सारी चीज़ें हो जाती है। इसके बाद हम अगर देखें यहाँ पे तो हमने ये देखिए बहुत सारे जो मामले हैं जहाँ न्यायिक समीक्षा प्रयोग किए गए वो हमने देखे। न्यायिक समीक्षा संबंधित संवैधानिक प्रावधान, विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद हमने देखे। उसके बाद इसका जो है कौन कौन से इसके अंतर्गत विषय क्षेत्र आते हैं वो हमने देखें। तो अब हमारी फाइनली जो है यूनिट फर्स्ट किसकी, जो पेपर 2 है, पेपर 2 का ए, पेपर 2 के ए के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट है वो अभी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2 वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ आपको बताना है आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और किसी प्रकार का सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, उसको ज़रूर मतलब हम फॉलो करेंगे आपके सजेशन को। तो अगर किसी के पास सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो इस प्रकार से हमारा जो है यूनिट 2 स्टार्ट होते जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।